गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। मैं राजेश यादव आज आप लोगों का इस धातु विज्ञान में स्वागत करता हूं। और इस धातु विज्ञान को स्टार्ट करने के पहले मुझे अपने बॉलीवुड और इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग याद आता है कि जहां वो खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो कुछ कहावत ये धातुओं पर भी लागू होती है। जो धातु बहुत क्रियाशील होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं, वो धातुएं हमेशा टॉप पे रहेंगी। और जो धातुएं कम क्रियाशील है, वो धातुएं उनको नीचे रखा गया। तो हमारे वैज्ञानिकों ने धातुओं के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए और प्रयोग करने के पश्चात उनको यह ज्ञात हुआ कि बहुत सारे धातु ऐसे हैं जो कि अम्ल के साथ, पानी के साथ, हवा अर्थात ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया नहीं कर पाते। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि धातुओं को धातुओं के साथ ही तुलना की जाए, और इसके लिए उन्होंने विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया का सहारा लिया। और ये विस्थापन अभिक्रिया क्या है ये आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे लगता है 3rd चैप्टर में ही है। तो विस्थापन अभिक्रिया से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धातुओं को किस चालाकी के साथ, किस तरह से वैज्ञानिकों ने उनकी एक श्रेणी बनाई, एक सीरीज बनाया, जिसको हम लोग अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। उस अभिक्रियाशीलता श्रेणी के विषय में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसे आपको पता है अपना साइंस 1 है, मैं राजेश यादव हूं और अभ्युदय नगर म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल का टीचर हूं। और धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग सुनाया कि जहां से वो खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, तो उसी तरह से धातुओं में कौन धातु अधिक क्रियाशील है, कौन धातु कम क्रियाशील है, और कौन से ऐसे धातु है जो दोनों है, ना तो अधिक है ना तो कम है, यानी मध्यम क्रियाशील धातु। तो उन धातुओं का अभिक्रियाशीलता श्रेणी अध्ययन करना है। ये कुछ धातुएं मैंने आपके सामने रखी हैं। जैसे पहला आप देख सकते हो तो सोडियम है, दूसरा लिथियम है। लिथियम बच्चों वन ऑफ द हार्डेस्ट मेटल ऑफ दिस अर्थ। लिथियम जो है ना वो बहुत कड़क होता है और बहुत हल्का भी होता है, हल्का भी और कठोर भी है। ठीक है, इसीलिए लिथियम को एल्यूमिनियम के साथ में मिक्स करके ना एरोप्लेन की जो बॉडी होती है, कवर, उसको बनाया जाता है। फिर देखिए तांबा दिया हुआ है और लास्ट में सोना दिया हुआ है, गोल्ड। तो ये कुछ धातुएं मैंने आपको दी हैं। और आपको धातुओं के विषय में अच्छी तरह से पता है कि धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वो धन आयन बनाता है, और जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे ना उतना धन आयन बनता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं वो ऋण आयन बनाती हैं। तो वो काम कौन करता है? अधातु। तो वैज्ञानिकों ने सबका काम बांट के रखा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसको आप धातु समझो, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसको अधातु समझो। जैसे अपने शरीर में 2 हाथ है, लेफ्ट और राइट, तो उसी तरह से धातु और अधातु होते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे प्रयोग वैज्ञानिकों ने किए और बहुत सारी सफलता भी मिली, लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो अम्ल के साथ में नहीं क्रिया कर पा रहे हैं, पानी के साथ नहीं क्रिया कर पा रहे हैं, हवा के साथ नहीं क्रिया कर पा रहे हैं,
हवा यानी ऑक्सीजन के साथ नहीं क्रिया कर पा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा वैज्ञानिकों में निराशा हुई और फिर उन्होंने अपना ट्रैक थोड़ा बदल दिया, और ट्रैक बदल के उन्होंने धातुओं को धातुओं के साथ ही भिड़ाना चालू कर दिया, मतलब धातुओं को धातुओं के साथ तुलना करना चालू कर लिया। और इसके लिए जैसे इसके लिए उन्होंने विस्थापन अभिक्रिया लिया। जैसे ये मैंने आपको पहले ही बताया कि विस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ी है। एक छोटा सा सुंदर सा प्रयोग मैंने आपके सामने रखा है। आपको दो बीकर दिख रहे होंगे, एक नीले रंग का बीकर है, उस नीले रंग के बीकर में कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट नीला होता है इसलिए वो नीले रंग का है, और उसके अंदर एक लोहे की कील रखी हुई है। और कुछ समय बाद अगर आप देखो तो जो नीला रंग है वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, हल्का हरे रंग, लाइट ग्रीन कलर हो जा रहा है। अर्थात अर्थात क्या हुआ, लोहे ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ताकतवर जो होता है वो कमजोर को हमेशा दबा देता है। उसी तरह से यहाँ पे ताकतवर कौन है, लोहा, आयरन, Fe। तो ये जो Fe है, अगर आपको ये रासायनिक समीकरण दिख रहा है तो देखिए, ये जो लोहा, लोहे को हम लोग Fe से दर्शाते हैं। तो ये जो Fe है, आयरन, लोहा, ये कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो सल्फेट देखो कॉपर के साथ है, लेकिन अब उसने पार्टी बदल दी। जैसे इलेक्शन में नेता लोग पार्टी बदल देते हैं ना, वैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सल्फेट अब पार्टी बदल के Fe के साथ चला गया और क्या बना दिया, FeSO4। FeSO4 को बच्चों फेरस सल्फेट कहते हैं। फेरस सल्फेट ना हल्के हरे रंग का होता है, इसीलिए इस बीकर का रंग देखो आपको हरा दिखाई दे रहा है, और कॉपर बेचारा अकेला ही रह गया। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु जब कम क्रियाशील धातु के लवण को हटा देती है, विस्थापित कर देती है, तो उस क्रिया को विस्थापन की अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के तौर पे लोहे ने कॉपर को हटा दिया, कॉपर को विस्थापित करके खुद आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट बनाता है, और इसलिए इस क्रिया को विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन की अभिक्रिया की परिभाषा देखिए, धातु A जब धातु B के लवण से विलयन से कार्य करता है, क्रिया करता है। धातु A मतलब लोहा, जब B धातु का लवण का विलयन यानी कॉपर सल्फेट के साथ जब क्रिया करेगा, तब क्या बनेगा बच्चों, A धातु का लवण यानी फेरस सल्फेट और कॉपर यानी B धातु क्या हो जाएगा, अकेला बच जाएगा। तो इस क्रिया को विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। ये विस्थापन की अभिक्रिया का सहारा लेकर जैसे भगवान राम ने नाव का सहारा लेकर सरयू नदी पार किया, उसी तरह से वैज्ञानिकों ने विस्थापन की अभिक्रिया का सहारा लेकर अभिक्रियाशीलता श्रेणी बनाई। अब मैं बार बार आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी बोल रहा हूँ, तो अब मैं आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये आप लोगों को ये परिभाषा समझ में आई होगी। देखिए दी गई आकृति में कॉपर सल्फेट में से लोहे ने तांबे को विस्थापित किया, अर्थात लोहा यह धातु जो है वो तांबे, देखो कॉपर को ना तांबा, हिंदी में कॉपर को तांबा कहते हैं, हिंदी में कॉपर को क्या कहेंगे, तांबा कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे तांबा दिया हुआ, तो लोहे ने तांबे को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि लोहा ज्यादा ताकतवर है, लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है, और कंपेयर टू तांबा लोहा अधिक अभिक्रियाशील है। इसीलिए अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करती है, हमेशा कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करती है, हटा देती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ताकतवर इंसान है, जो पावर में है, जो जिसके पास पावर है, वो जो कमजोर है उनको क्या करता है, अपने नीचे दबा के रखता है। तो उसी तरह से धातुओं में भी जो अधिक क्रियाशील धातु है वो क्या करता है, कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, दबा के रखता है।
उसको हटा देता है, इसीलिए इसको विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, तो धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, और इस निष्कर्ष के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला कि धातुओं को धातुओं के साथ में ही तुलना करो, धातुओं को अधातुओं के साथ में तुलना मत करो। ठीक है, तो धातुओं को धातुओं के साथ में ही तुलना करने के लिए उन्होंने क्या किया, धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार आरोही, आरोही बच्चों बढ़ता हुआ क्रम होता है उसको आरोही कहते हैं, और घटते हुए क्रम को अवरोही कहते हैं। यानी धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, रखा गया, इसी को अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। और इसके आधार पर, इसीलिए देखो धातुओं की सापेक्ष, सापेक्ष का अर्थ क्या होता है बच्चों, आपस में, खुद में ही, धातुओं का धातुओं में ही तुलना करना। तो धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता 3 तरह की होती है, अधिक अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातु। जैसे स्कूल में एक क्लास में, जैसे आप 10वीं के विद्यार्थी हो, तो 10वीं की क्लास में सभी बच्चे पढ़ने में होशियार नहीं होते, कुछ बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं। मान लो 100 बच्चों में से 10 या 15 बच्चे बहुत स्कॉलर है, पढ़ने में बहुत तेज है, तो उनको हम अधिक अभिक्रियाशील धातु कह सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे 4-5 बच्चे होंगे जो बहुत कमजोर होते हैं, उनको टीचरों का सपोर्ट चाहिए रहता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए रहता है, तो उनको हम कम अभिक्रियाशील धातु ऐसा मान सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो मेजॉरिटी थोड़ी ज्यादा होगी, 40-50 बच्चे ऐसे होंगे जो मध्यम क्रियाशील, मतलब उनको आता है लेकिन थोड़े जो कठिन सवाल होते हैं उनमें वो फंस जाते हैं, तो वहां पे अगर उनके टीचर या सर ने उनकी थोड़ी सपोर्ट कर दी तो वो आगे निकल जाते हैं, तो मध्यम क्रियाशील धातु। तो अधिक क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु, इस तरह से 3 पायदान में, 3 स्टेप में वैज्ञानिकों ने धातुओं को बांट दिया और उनकी उन्होंने एक श्रेणी बना दी। वो श्रेणी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये श्रेणी है धातुओं की अभिक्रियाशीलता की श्रेणी। देखिए नीचे लिखा है धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। बच्चों इस बार के पेपर में 2020 का जो पेपर हुआ था ना, ये इस पर 3 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में आया हुआ है और आंसर आपके सामने है। वो आंसर देखकर ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये मुझे लगता है बोर्ड की तरफ से आपको 3 मार्क क्या था, गिफ्ट था, एज अ गिफ्ट उन्होंने आपको दिया हुआ था। वो क्वेश्चन क्या थे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी की तरफ ध्यान देखते हैं। तो जरा आप यहाँ पर देखिए, हाँ, अधिक अधिक दिख रहा है आपको, अधिक से कम की तरफ, यानी अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो आरोही से अवरोही। इसीलिए देखो परिभाषा क्या दी है आपकी किताब में कि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आरोही और अवरोही क्रम में रखा गया है, इसी को अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो अधिक से कम की तरफ आओगे, अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो कम से अधिक की तरफ जाओगे। यानी अर्थात अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आरोही क्रम, सॉरी अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम है, और नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या है, अवरोही क्रम है। तो इस तरह से धातुओं की अभिक्रियाशीलता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम है, और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, सोना है। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे देखो दिख रहा है पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और बच्चों ये जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है
इसको नापने के लिए उन्होंने पानी के साथ अभिक्रिया की, अम्ल के साथ अभिक्रिया की और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की। किसके किसके साथ अभिक्रिया की है? पानी के साथ, अम्ल के साथ और ऑक्सीजन के साथ। तो अगर आप पानी लेते हो तो पानी के साथ सबसे अधिक अभिक्रिया करने वाला धातु, तो आप बोलोगे सर पोटेशियम है, क्योंकि ऊपर से नीचे आप आ रहे हो ना, तो पोटेशियम क्या है? सबसे अधिक है। अगर मैं आपको पूछूं अम्ल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु कौन है, तो आप बोलोगे पोटेशियम है। ऑक्सीजन के साथ सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो पोटेशियम है। क्योंकि ऊपर से नीचे जब आओगे तो अभिक्रियाशीलता यानी जो क्रिया करने की शक्ति है पानी के साथ, हवा के साथ, अम्ल के साथ, वो क्या होती है? धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। पोसोलिका, अगर आपको याद रखना है तो ऐसा याद रखो, पोसोलिका। पो मीन्स पोटेशियम, सो मीन्स सोडियम, ली मतलब लिथियम, कै मतलब कैल्शियम। तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, पोसोलिका, ये क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अब मध्यम क्रियाशील धातु, तो मध्यम क्रियाशील धातु कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, टिन और सीसा। कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, टिन और सीसा। और कम क्रियाशील धातु तांबा, पारा, चांदी, सोना। तांबा, पारा, चांदी, सोना, ये क्या है? कम क्रियाशील धातु है। तो इस तरह से आपका अधिक क्रियाशील धातु पोसोलिका हो गई। तो पोसोलिका यानी पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम। मध्यम क्रियाशील धातु को देखो रेड से दिखाया गया है, तो क्या कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, टिन और सीसा। और कम क्रियाशील धातु में तांबा, पारा, चांदी और सोना। ठीक है बच्चों, अब इसके आधार पे जैसे मैंने आपको बोला ना, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एसएससी बोर्ड एग्जाम मार्च 2019-20 में ये क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? पानी में अभिक्रिया करने वाली, पानी से अभिक्रिया करने वाली दो धातुओं के नाम लिखो। तो बच्चों आंसर आपके सामने है। अब मैं देखो ये टेबल दिखा रहा हूं, आप आंसर दे सकते हो। तो क्या लिखोगे? पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम क्या है? पानी से अभिक्रिया करने वाली धातु है। ठीक है, ये आपका एक नंबर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, दो मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के नाम लिखिए। दो मध्यम अभिक्रियाशील धातु। अब मध्यम अभिक्रियाशील धातु आप बोलोगे सर बहुत है, तो पहले के दो लिखो। ठीक है, पहले के दो लिखो। तो अगर मान लो भगवान ने आपको कुछ वरदान दिया, तो आप क्या वरदान मांगोगे? कुछ अच्छा ही मांगोगे ना। तो वैसे ही जब आप उत्तर दे रहे हो तो जो अच्छे हैं पहले उनका उदाहरण दो। तो आप क्या लिखोगे? मध्यम वाले में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अगर किसी बच्चे ने जस्ता लिख दिया, लोहा लिख दिया, टिन लिख दिया, सीसा लिख दिया, तो वो गलत नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी दो आपको लिखना है। तो मेरी ये राय है कि आप लोग क्या लिखोगे? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम लिखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, अब ये आपका 2 नंबर हो गया। और तीसरा देखिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, यानी टॉप से सीधा जमीन पे आपको गिरा दिया, आसमान से जमीन पर। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? सोना। तो बच्चों देखो ये आंसर आपके सामने है, और ये 3 मार्क का आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह से हम लोगों ने अपनी अभिक्रियाशीलता श्रेणी कंप्लीट की। अब इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी, आप सोचोगे कि सर ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी आप पढ़ा रहे हो, तो इसका यूज कहाँ पे है? तो बच्चों इसका यूज ना आयनिक यौगिक
आयनिक यौगिक बनाने में होता है। आप लोगों ने एक ऐड देखा होगा करीना कपूर का कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो जो नमक है, नमक, वो हम सबके टूथपेस्ट में नमक होता है, आया समझ में? सोडियम फ्लोराइड होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये जो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है? ये सब आयनिक यौगिक है। तो अब हम लोग धातु का अधातु के साथ अभिक्रिया, तो पहले हमारे वैज्ञानिकों ने धातु को धातु के साथ ही भिड़ाया और भिड़ा के क्या बनाया? धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी बना दी। एक बोलते हैं ना सुंदर गिफ्ट दुनिया को उन्होंने दे दिया कि कौन से धातु अधिक क्रियाशील है, कौन से धातु कम क्रियाशील है। जैसे देखिए, अगर खाना बनाना है तो उसका नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो मेरे जैसा कोई होगा तो चावल को 6 सीटी में पकाएगा और दाल को 2 सीटी में, तो चावल पूरा जल के राख हो जाएगा और दाल तो पकेगी ही नहीं। तो अगर इसका नॉलेज होना चाहिए ना कि दाल पकानी है तो कम से कम 5-6 सीटी होनी चाहिए, चावल पकाना है तो कम से कम 2 सीटी होनी चाहिए। तो ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान वैज्ञानिकों ने धातुओं के विषय में दिया। कल को आप बड़े होके बिजनेसमैन बनोगे, कोई व्यापारी बनोगे, कोई मान लो कारखाना आपने ओपन किया, मान लो लोहे का कारखाना आपने ओपन किया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि लोहा अधिक क्रियाशील धातु है कि कम क्रियाशील धातु है, ठीक है? या आपने स्टील का व्यापार किया तो आपको उस धातु का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपके वर्कर आपको बेच खाएंगे, ठीक है? तो जो बिजनेस आप करते हो तो उस बिजनेस का जो मालिक होता है ना, उसको उस बिजनेस का पूरा नॉलेज होता है टॉप टू बॉटम, कि कहाँ पे जो वर्कर है कहाँ पे चोरी कर सकते हैं, कहाँ पर समय का यूज बर्बादी वो कर सकते हैं। तो ये सब जो नॉलेज होता है वो व्यापारी को होता है, इसीलिए वो मालिक होता है, ठीक है? तो उसी तरह से हमको अगर धातु के विषय में नॉलेज है, मेटल्स के सब्जेक्ट में नॉलेज है, तो हम उसका व्यापार अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब धातु की अधातु के साथ में क्या करना है? अभिक्रिया करना है। तो सबसे पहले अधातु क्या है? उसके लिए देखो, अब धातु का अधातु के साथ क्रिया करनी है, उसके लिए निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस को ना राजवायु कहते हैं। राजा बोलते हैं ये राजा है, जैसे राजा सिंहासन पे बैठा रहता है और बाकी सब लोग काम करते हैं ना, तो वैसे ही ये राजवायु है। क्यों? क्योंकि इनका जो अष्टक, अष्टक यानी 8, ये आप लोगों ने दूसरे पार्ट में पढ़ा है आवर्त सारणी में कि अष्टक, अष्टक न्यूलैंड के अष्टक का नियम आपने पढ़ा है। अष्टक यानी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जिसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया वो राजा हो गया, मतलब वो राज करेगा, वो कोई काम नहीं करेगा, आराम करेगा, सबको ऑर्डर देगा। तो इसीलिए निष्क्रिय गैस को हम क्या कहते हैं? राजवायु कहते हैं। तो ये राजवायु कौन कौन से? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये सब निष्क्रिय गैसें हैं। इन सब की जो अंतिम कक्षा है ना, वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उनका अष्टक पूर्ण होता है, इसीलिए वो न किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं न किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसीलिए वो रासायनिक क्रिया में भाग ही नहीं लेते। वो रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय गैस क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब जैसे देखिए, हम लोग रेसिंग करते हैं, तो रेसिंग में भी एक लाइन होती है, एक टारगेट होता है कि वहां तक जो पहले पहुंच गया वो जीत गया, ठीक है? तो उसी तरह से जो धातु और अधातु होते हैं, निष्क्रिय गैस के पहले, निष्क्रिय गैस 18वें समूह में आता है। 18वें समूह के पहले 1 से 17 समूह तक जितने भी तत्व हैं बच्चों, वो सब कंपटीशन करते हैं कि उनकी अंतिम कक्षा में कैसे भी करके सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर उनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो रेस जीत जाएंगे, मतलब वो राजा हो जाएंगे। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, अब 8 का आधा देखो 4 होता है, तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन, 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन
जिसके पास में है, मान लो किसी की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बेचारे अब जिसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब टोटल 8 होता ही है, 8 में से अगर 7 कोई दे दिया तो खुद ही रोड पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं। अब जिसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास में एक ही रास्ता है कि वो अपना भी इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को दे दे, डोनेट कर दे, दान कर दे। और जो दान करता है वो धन आयन होता है, यानी धातु होता है। जितना दान करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन देगा, उतना धन आयन वो बनाता है। और इलेक्ट्रॉन दान करके वो अपने पड़ोसी निष्क्रिय गैस राजवायु के पास पहुंच जाता है। और जब वो राजवायु के पास पहुंच गया तो मतलब वो भी अब राजा हो गए, ठीक है। और जो अधातु होते हैं उनके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जिसके पास 5 है उसको 3 चाहिए, जिसके पास में 6 है उसको 2 चाहिए, और जिसके पास में 7 है उसको सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऋण आयन होता है, उसको अधातु कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या करते हैं, अपने पड़ोसी निष्क्रिय गैस के पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आपस में ही कंपटीशन होता है, आपस में ही लड़ाइयां हो रही हैं धातु और अधातु के बीच में। और क्या करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, अष्टक पूर्ण करना है, ठीक है। जैसे देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई तो अमृत के लिए, तो यहाँ पे अपना अमृत कौन है, अष्टक है। अष्टक क्या है, अमृत है। जिसके पास अष्टक पूर्ण हो गया वो राजा हो जाएगा, मतलब वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना तो किसी से लेगा, वो आराम करता है। तो ये कुछ निष्क्रिय गैसों के बारे में आपको बताया, और ये निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण, देखो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बांटना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने 5-6 चॉकलेट ला के आपको दिए और बोले घर में जितने भी लोग हैं सबको दे दो। तो अब मान लो आपके घर में 5 लोग हो तो एक एक चॉकलेट आप ले लोगे, लेकिन मान लो घर में 10 लोग हो तो आप आधा आधा करके चॉकलेट लोगे, ठीक है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करना है, बांटना है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ बांटना है, एक निश्चित कक्षा में बांटना है, एक निश्चित कवच में बांटना है। उस कवच का नाम बोर नामक वैज्ञानिक ने, देखो 8वीं में आपने पढ़ा होगा, नील्स बोर। तो बोर ने उन कक्षाओं का नाम दे दिया के, एल, एम और एन, ठीक है। अब आप लोग सोचते होंगे सर ये के से ही क्यों नाम बोर ने रखा, ए बी सी डी भी तो रख सकता था, एक लास्ट में जाके के एल एम एन रख दिया। तो के को ना लैटिन भाषा में बच्चों कुट्स कहते हैं, के यू आर टी जेड, कुट्स। कुट्स का मतलब क्या होता है, केंद्रक के नजदीक का। अपना केंद्रक कहाँ पे होता है, देखो बीचों बीच क्या है, केंद्रक है, नाभि होती है। तो नाभि का पड़ोसी जो होता है ना उसको कुट्स कहते हैं, इसीलिए के। और उसके बाद अल्फाबेट तो आपको पता है, के के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आता है। और ये भी आपको पता है के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में 32 होते हैं, और सॉरी के में कितने होते हैं, 2, एल में 8, एम में 18 और एन में क्या होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका सहारा लेकर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। पहला जो है देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है, तो ये हीलियम है, मैं जूम कर दे रहा हूँ। हीलियम का परमाणु क्रमांक देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, परमाणु क्रमांक का सहारा लेते हैं। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो के में देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके बाद देखो नियॉन, तो नियॉन का परमाणु क्रमांक बच्चों देखो 10 होता है। तो देखो यहाँ 2 और 8 दिख रहा है, तो के में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, येलो वाले अंडे के आकार का देखो दिखाया हुआ है। और यहाँ पे देखो 8 है, देखो 2 2 4 2 6 और नीचे 2 8, तो एल में 8 हो गया। अब आर्गॉन देखो 18 होता है, 2 8 8 ऐसा देखो दिखाया गया, 2 8 8, तो 8 2 10 और 8 18 हो गए। तो देखिए के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 है और एम में 18 है, आप काउंट कर सकते हो।
और कुछ डाउट हुआ तो पूछ सकते हो। आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बताया मैंने? क्यों? क्योंकि मुझे आपको क्या बताना है कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। ठीक है बच्चों, धातु अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो देने के बाद वो अपने पड़ोसी के पास कैसे जाता है, पड़ोसी निष्क्रिय गैस के पास कैसे जाता है, और अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो अपने पड़ोसी निष्क्रिय गैस के पास कैसे जाता है, उसको बताने के लिए मैंने आपको पहले निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण का सहारा लिया, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ जाए। तो धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले को धन आयन कहते हैं, इंग्लिश में कैटायन कहते हैं। और अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने वाला ऋण आयन होता है, और ऋण आयन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एनायन कहते हैं। तो इस तरह से ये जो धन आयन और ऋण आयन का संगम है, यही आपका आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं बच्चों? धन आयन और ऋण आयन का संगम। ठीक है, तो इस संगम को ही हम क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जो धन आयन और ऋण आयन के सहारे बनते हैं, उनके संयोग से बनते हैं, उनको आयनिक उदाहरण लिया। और इसलिए मैंने आपसे पूछा था ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो ये कुछ नमक का ही, सॉरी, हाँ, नमक का उदाहरण मैंने लिया है। धातु हमारा सोडियम है और अधातु क्लोरीन है। अब आप बोलोगे सर धातु सोडियम कैसे हो गया? तो बच्चों, अब मैं आपको सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण दिखाऊं, सिंपल वाला दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण करना है, इलेक्ट्रॉन अगर बांटना है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का सहारा लेना पड़ेगा। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो अब देखो, इसका के में 2 हो गया, एल में 8 हो गया और एम में 1 हो गया। अब सोडियम की अंतिम कक्षा में देखो बच्चों, एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अगर डायग्राम में देखो तो आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो इसकी अंतिम कक्षा में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो 7 चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं देगा। उसी के बाजू में अगर आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो उसका क्या हो गया? 2, 8 और 7 हो गया। अब इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको सिर्फ एक चाहिए। तो सोडियम क्या सोचता है कि भाई मेरा काम तो नहीं हो रहा है, चल तेरा ही काम हो जाए, तो मैं तुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे रहा हूं। तो जैसे ही सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया बच्चों, तो सोडियम क्या हो जाएगा? 2, 8 हो गया। 8 और 2 क्या होता है? 10 होता है। और ये 10 किसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण है बच्चों? जरा अगर आप देखो यहाँ पर देखो तो नियॉन दिख रहा है आपको। नियॉन देखो 2, 8 दिख रहा है। ये नियॉन है, Ne, नियॉन दिख रहा है आपको? ये राजवायु है, नियॉन। तो सोडियम जो है वो नियॉन के जैसा हो जाता है, नियॉन का पड़ोसी हो जाता है, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। अब क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन अब 18 नहीं, 17 नहीं होगा बच्चों, अब ये 18 हो गया। अब 18 देखो किसका है? ये आर्गॉन आपको दिख रहा है, Ar आर्गॉन। ये देखो 2, 8 और 8 हो गया, यानी क्लोरीन किसका पड़ोसी हो गया? आर्गॉन का पड़ोसी हो गया। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर नियॉन का पड़ोसी हो गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आर्गॉन का पड़ोसी हो गया। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो प्यारे बच्चों सोडियम के ऊपर एक धन आपको दिख रहा है। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन के ऊपर ऋण 1 दिख रहा है। तो सोडियम धन 1 और क्लोरीन ऋण 1 जब आपस में मिलेंगे तब NaCl नमक, नमक बनता है, जिसके बिना हम सब की जिंदगी में स्वाद अधूरा है। वो आयनिक यौगिक NaCl नमक। अब उसके अंदर, अब आप बोलोगे सर सोडियम धन है क्लोरीन ऋण है, ठीक है, धन हो गया ऋण हो गया, तो क्या हुआ? वो क्यों ज्वाइंट होते हैं? क्या है इसके अंदर ऐसा कि वो ज्वाइंट हो जाते हैं? तो बच्चों जैसे आपने चुंबक देखा होगा, तो अगर चुंबक में एक उत्तर है दूसरा दक्षिण है, तब वो चिपक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं।
उसी तरह से सोडियम धन है और क्लोरीन ऋण है ना, तो इनके अंदर आकर्षण बल होता है। उस आकर्षण बल को स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहेंगे, इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉरी, और हिंदी में स्थिर विद्युत आकर्षण बल। और इस आकर्षण बल की वजह से जैसे चुंबक चिपक जाता है, वैसे सोडियम क्लोरीन के साथ चिपक जाता है। ठीक है बच्चों, और चिपक कर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बना, नमक। ये नमक हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कितना भी अच्छा खाना बनाओ, अगर उस खाने में नमक ना हो तो खाने का स्वाद आएगा, नहीं आएगा। तो ये वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है मानव जाति के लिए, NaCl आयनिक यौगिक। तो इस तरह से आयनिक यौगिक की परिभाषा मैंने बताई। जब धन आयन और ऋण आयन का संगम होता है तो उनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल काम करता है। उस आकर्षण बल की वजह से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। हाँ बच्चों, एक चीज और ध्यान में रखना, जितना धन होगा ना उतना ही ऋण होता है। ठीक है, अगर मान लो एक धन है तो एक ही ऋण होगा, दो धन हो तो दो ऋण होगा, तीन धन है तो तीन ऋण होगा। इसीलिए आयनिक यौगिक विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं। ठीक है, अगर आयनिक यौगिक विद्युत दृष्टि से उदासीन नहीं होंगे तो जितने भी आयनिक यौगिक है आज आप मार्केट से खरीदोगे, कल उसका कलर ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जितना धन है उतना ही ऋण है। ठीक है, एक धन को मान लो चार ऋण घेर कर रखे हैं, तो एक ऋण को चार धन भी घेर कर रखेंगे। अर्थात अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो जितना धन है ना उतना ही ऋण है। और इसीलिए आयनिक यौगिक विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं, इनमें आकर्षण बल होता है। इस आकर्षण बल की वजह से क्या होते हैं, उनका जो आकार होता है ना बच्चों, वो निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। और ये केलासी होते हैं, चमकीले होते हैं। नमक देखो चमकीला होता है, सुंदर दिखता है ना व्हाइट कलर में, लेकिन बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो वो सुंदर क्यों दिखता है, क्योंकि वो केलासी है। और केलासी क्यों है, क्योंकि उनके अंदर आकर्षण बल है, और वो आकर्षण बल की वजह से वो एक दूसरे से बंधे हुए, चिपके हुए हैं, और इसकी वजह से उनका आकार निश्चित होता है, केलासी होते हैं। और आकर्षण बल अधिक होने की वजह से बच्चों अगर उनको तोड़ना होगा ना तो आपको बहुत ज्यादा देखिए कुछ अधातुएं यहाँ पर दिखाई गई है, कार्बन है, सल्फर देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। सल्फर जो आप शक्कर खाते हो, शक्कर को सफेद करने के लिए हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। और हीरा आपको दिख रहा है, और इसके बाजू में देखिए यहाँ पर सल्फर का ये पत्थर दिख रहा है, ये नाइट्रोजन आपको दिख रहा है। नाइट्रोजन आप जो चिप्स वगैरह खाते हो, पैकेट जैसे ही ओपन करते हो तो उसमें एक स्मेल आती है, वो नाइट्रोजन होती है। ये सेलेनियम है, सेलेनियम आप लोगों को नहीं पता होगा, ये ब्रोमीन है। तो ये कुछ अधातुओं की आकृति मैंने ली है जिससे आपको पता चल जाए कि अधातु क्या होते हैं। तो अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो धातु और अधातु का संगम है यही आपका आयनिक यौगिक है। और ये आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनका जो धन आयन है वो ऋण आयन है वो समान होता है, जितना धन होगा उतना ही ऋण होगा। विद्युत दृष्टि से ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। बहुत सुंदर दिखते हैं आयनिक यौगिक क्योंकि केलासी होते हैं। और जो केलासी होता है ना बच्चों, बहुत सुंदर दिखाई देता है, चमकीला होता है। केलासी जो होता है वो बहुत चमकीला होता है, सुंदर होता है। और उनमें आकर्षण बल अधिक होने की वजह से ना उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट मतलब उष्मा देनी पड़ती है। इसलिए द्रवणांक और क्वथनांक, द्रवणांक आपको पता है, जब ठोस द्रव में बदलता है तो उसको द्रवणांक कहते हैं, और जब द्रव गैस में बदलता है तो उसको क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा होता है आयनिक यौगिकों का। अब अधातु के अब कुछ रासायनिक क्रियाएं अधातुओं की हम यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है।
अधातुएं जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे क्रिया करती है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे धातु ऐसे हैं जो हवा, पानी और अम्ल के साथ नहीं क्रिया करती हैं, बहुत अच्छी तरह से नहीं क्रिया करती हैं। उसी तरह से यहाँ पे कुछ अधातुएं दिए हैं, तो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, कोई भी अधातु बच्चों, कोई भी अधातु अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये ऑक्साइड, अगर स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो OXIDE इसका उपयोग किया जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन यानी हवा, कार्बन हवा के साथ में क्या होता है, इसका पूर्ण ज्वलन होता है, मतलब पूरी तरह से उसको जला देते हैं, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति होता है। अगर आपको चेक करना है ना तो ब्लू लिटमस पेपर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डालो ना तो वो रेड हो जाएगा। तो ब्लू लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर लाल हो गया, मतलब वो अम्लीय प्रकृति है। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में पूर्ण ज्वलन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अम्लीय प्रकृति होता है। अब उसी कार्बन को आधा अधूरा जला दो, अपूर्ण जला दो, अपूर्ण। अब आप बोलोगे सर ये अपूर्ण कैसे जलेगा? तो अब अगर मान लो हरे कलर जो सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी को जलाओ तो उसमें काला धुआं निकलेगा, लेकिन अगर हरी लकड़ी को जलाओ, हरी लकड़ी पेड़ से एक डाली तोड़ लाओ और उसको आग में डाल दो तो वो जलेगा ही नहीं। आप उसके अंदर घासलेट डालोगे, रॉकेल डालोगे, तब जाके वो जलेगा, और जलेगा ना तो सफेद धुआं निकलता है। वो सफेद धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको मोनो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन है, और ऊपर वाले को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं? डाई मतलब होता है दो। देखो कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड। और सल्फर को, एस फॉर सल्फर, जब सल्फर को हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ अपूर्ण जलाओगे तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय प्रकृति होता है, अर्थात इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालो तो ये रेड हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा रासायनिक अभिक्रिया है धातुओं का पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया। अगर धातु जो है, सॉरी, अधातु का पानी के साथ में रासायनिक अभिक्रिया है। अधातु है बच्चों, धातु नहीं है, अधातु का पानी के साथ में रासायनिक अभिक्रिया। तो अधातुएं तो पहले पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन हैलोजन जो है, हैलोजन राजवायु का पड़ोसी है तो वो अपवाद है। क्लोरीन जो है ना वो पानी में घुलती है। अब पानी में घुल कर क्या बनाएंगे? हाइपोक्लोरस अम्ल, HOCl आपको दिख रहा है, ये जो HOCl है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइपोक्लोरस अम्ल पढ़ते हैं, HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल। और ये हाइपोक्लोरस अम्ल कहाँ पे यूज होता है? स्विमिंग पूल में यूज करते हैं बच्चों। कहाँ पर यूज करते हैं? स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में जो पानी होता है ना, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसके अंदर जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो मारने के लिए स्विमिंग पूल में HOCl, हाइड्रोजन सॉरी हाइपोक्लोरस अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसको आप हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड भी पढ़ सकते हो। हाइड्रोजन ऑक्सी, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोराइड, तो हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोरस अम्ल भी पढ़ सकते हो, और ये स्विमिंग पूल में इसको यूज करते हैं। तीसरा है अधातु का तनु। तनु मतलब होता है पानी मिला हुआ, सांद्र मतलब होता है शुद्ध। एक देखो, दो तरह के अम्ल और भस्म होते हैं, तनु और सांद्र। सांद्र जो होता है ना वो कॉन्सेंट्रेट होता है, प्योर फॉर्म में होता है, उसमें पानी की मात्रा कम होती है। तनु मतलब पानी मिला हुआ, उसको तनु कहते हैं, डाइल्यूट, इंग्लिश में डाइल्यूट और हिंदी में तनु। तो अधातु जो है ना वो तनु अम्ल के साथ में भी क्रिया नहीं करती। अधातु देखो पानी के साथ में नहीं क्रिया करती है, हैलोजन अपवाद हो गया, और अधातु तनु अम्ल के साथ में नहीं क्रिया करेगी। हाँ हाँ, लेकिन सांद्र के साथ में जरूर क्रिया करेगी, तनु के साथ में नहीं क्रिया करेगी। लेकिन
हैलोजन क्या है, अपवाद है। क्लोरीन तनु हाइड्रोब्रोमिक HBr, HBr को देखो क्या पढ़ते हैं, तनु हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, इसके साथ क्रिया करके क्या बनाती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है और ब्रोमीन बनाती है। ठीक है, ब्रोमीन कैसा होता है बच्चों, मैंने आपको दिखाया था, 1 मिनट दिखाता हूं आपको ब्रोमीन। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, नीचे वाले में यहाँ ब्रोमीन दिख रहा है, ये ब्रोमीन का कलर बहुत सुंदर दिखाई देता है, चॉकलेटी कलर का होता है। ठीक है, तो ब्रोमीन। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपके पेट में होता है, हम सबके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान के लैंग्वेज में गैस्ट्रिक जूस है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो भी कड़क नरम आप खाते हो ना, उसको पचाने के लिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब अधातुओं का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अधातुएं जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती तो है, लेकिन खुलेआम नहीं, विशिष्ट परिस्थितियों में। अब वो विशिष्ट परिस्थिति क्या है कि जो दाब है, प्रेशर है, तापमान है, प्रेशर हुआ, तापमान हुआ, और उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक, जो रासायनिक क्रिया की स्पीड बढ़ा दे लेकिन रासायनिक क्रिया में परिवर्तन ना लाए, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो क्या क्या विशिष्ट परिस्थितियां होती है, तापमान होता है, दाब होता है, उत्प्रेरक होता है। इन सब परिस्थितियों में हाइड्रोजन जो है वो सल्फर, नाइट्रोजन जैसे अधातुओं के साथ क्रिया करती है, और हाइड्रोजन सल्फर के साथ क्रिया करके H2S, H2S को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस है बच्चों। सड़े हुए अंडे, जो अंडे सड़ जाते हैं उसकी जो बदबू आती है ना, वो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। हाँ सर टाइम हो चुका है, तो ओके ओके, बस हाँ, बस 2 मिनट सर। और नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया NH3 बनाती है। ये अमोनिया कहाँ पे होता है बच्चों, पब्लिक टॉयलेट में जो स्मेल आती है, तो जो पब्लिक टॉयलेट में जो स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, कड़क स्मेल, फ्यूज जिसको बोलते हैं, वो अमोनिया गैस होती है। तो जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ मिलेगी तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। ये आयनिक यौगिक है। सेंधा नमक आप लोगों ने खाया है, उपवास में यूज करते हैं। खाने का सोडा हुआ, टूथपेस्ट में सोडियम फ्लोराइड होता है। तो ये सब आयनिक यौगिक कुछ मैंने आपको दिखाए हुए जो हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं। और ये सब चीजें मैंने आपको बताई है कि आयनिक यौगिक में धन आयन और ऋण आयन का संगम होता है, और उनके अंदर आकर्षण बल होता है, तीव्र आकर्षण बल होता है। उस आकर्षण बल की वजह से वो कठोर होते हैं, ठोस होते हैं और केलासी होते हैं, और उनको अगर तोड़ना है तो बहुत अधिक द्रव्यमानक और क्वथनांक। आप कभी सोचे होंगे कि जो आपका नमक है, अगर उसको पिघलाना है तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो शुद्ध नमक होता है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो द्रव्यमानक है, मतलब वो पिघल कर द्रव बनता है। और उबलता कब है, 1405 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो उबलता है। और अब ये कड़क है तो भंगुर भी होगा। भंगुर मतलब हथौड़े से मारो तो टूटकर बिखर भी जाता है। और आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक, अब आप सोचोगे सर अभी तो आपने बताया कि आयनिक यौगिक कुछ अधातु जो है वो पानी में घुलनशील नहीं है, और यहाँ पे क्लोरीन तो अधातु है और आप बोल रहे हो आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील है बच्चों। हाँ, तो क्यों घुलनशील है, क्योंकि ये आयनिक यौगिक ना बहुत चालाक है। ये क्या करते हैं, पहले पानी में जब आप इनको नहीं घुलाओगे तो आपस में लड़ते हैं, मतलब सोडियम क्लोरीन के साथ मिलेगा, उनके साथ में आकर्षित होगा। ठीक है, सोडियम सोडियम के साथ में आकर्षित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि धन धन के साथ में आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण होता है, ऋण ऋण के साथ में आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण होता है, लेकिन धन ऋण के साथ में आकर्षित होता है। तो सोडियम क्लोरीन के साथ में आकर्षित होगा, और इसीलिए जो शुद्ध नमक होता है उसमें करंट नहीं पास होता है। आप लोगों ने 3 इडियट में देखा होगा आमिर खान का वो एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। ठीक है, तो शुद्ध नमक में करंट नहीं पास होता है, लेकिन उसी नमक में पानी मिला दो तो करंट पास हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है,
क्योंकि जैसे ही आप पानी मिलाओगे तो ये आपस में ना भिड़ के सीधा पानी के जो धन और ऋण आयन होते हैं ना पानी के अंदर, पानी का सूत्र क्या होता है H2O, तो H2O में H और OH होता है। तो ये जो धन और ऋण है आयनिक यौगिक के, वो किसके साथ में आकर्षित हो जाते हैं? पानी के अणुओं के साथ में विपरीत आकर्षण हो जाता है। विपरीत वर्ड यूज कर रहा हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर धन धन के साथ, ऋण ऋण के साथ। नहीं, तो आयनिक यौगिक का धन पानी के ऋण के साथ, आयनिक यौगिक का ऋण पानी के धन के साथ आकर्षित हो जाता है और घुल जाता है। लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में ये इसमें धन और ऋण होता ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सहसंयोजकी बंध होता है, इसके लिए उनके अंदर आकर्षण होता नहीं, इसलिए वो पानी में नहीं घुलते। तो ठीक है बच्चों, तो ये आज हम लोगों ने धातु विज्ञान में आयनिक यौगिकों के विषय में, धातु की अभिक्रियाशीलता के विषय में अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सानिया पासपोली से, बेटा पूछो सानिया पासपोली से। एक मिनट, माइक चालू करो सानिया। और किसी को पूछना हाथ उठाओ, किसी को कुछ पूछना है बेटा हाथ उठाओ। हाँ मोहम्मद जाफर, माइक चालू करो। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने जैसे कहा कि निष्क्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ हाँ, तो हीलियम के तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे थे। हाँ क्योंकि बच्चा कैसा होता है कि अब मान लो कि हीलियम का परमाणु क्रमांक ही 2 ही है। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास 2 ही चॉकलेट है तो आप 2 ही चॉकलेट किसी को बांटोगे ना। आपके पास 2 चॉकलेट है तो आप 10 चॉकलेट नहीं बांट सकते। अगर आप पेपर में 100 नंबर का पेपर है, उसमें अगर आपने 20 नंबर का ही क्वेश्चन हल किया है तो आपको 20 में से 20 मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि 80 नंबर मिल जाए, 90 नंबर मिल जाए, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसीलिए अगर आप दूसरा चैप्टर पढ़ो तो आवर्त सारणी में बाएं तरफ हाइड्रोजन और दाहिने तरफ हीलियम सबसे ऊपर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपवाद है। ठीक है, तो उनके पास 2 ही रुपया है तो वो 2 ही रुपया बांटेंगे। अगर उनके पास 10 होता और 10 होके 2 रुपया बांटते, तब आप मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते थे कि सर क्यों नहीं उसने 10 रुपया बांटा। तो उसके पास बच्चे 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा। खुशी शेख कलीना, खुशी शेख, खुशी शेख बोलो, माइक चालू करो। खुशी शेख, इमदादुल्लाह, मतलब हाँ बोल खुशी बोलो। तनु अम्ल का मतलब? तनु मतलब होता है पानी मिला हुआ, डाइल्यूट। अम्ल जो होता है ना, जिसको हम तेजाब कहते हैं। और आप लोगों ने वो दीपिका पादुकोण का पिक्चर देखा होगा छपा, तो उसमें देखो एसिड डालते हैं ना, एसिड को हिंदी में तेजाब कहते हैं। तो तेजाब जो प्योर शुद्ध होता है ना, तो उसको सांद्र कहते हैं, और उसी के अंदर पानी मिला दो ना तो वो तनु हो जाता है। अच्छा, थैंक। चलो इमदादुल्लाह। हेलो सर, आयनों के नियमित विन्यास के कारण ही कैलाशीय रूप प्राप्त होते हैं, मतलब सर? देखो जैसे मम्मी स्वेटर बुनती है ना, वैसे ही आयनिक यौगिक में भी धन आयन और ऋण आयन वो अपना स्वेटर बुनते हैं, उसी को विन्यास कहते हैं। विन्यास मतलब संरचना, अपनी रचना बनाना। इसलिए मैंने बोला ना कि धन आयन है तो उसके बाजू में ना ऋण आयन होगा। धन को कौन घेर के रखता है? ऋण। और ऋण को धन घेर के रखता है। तो अगर मान लो एक धन है तो उसको 4 ऋण घेर कर रखे हैं, तो एक ऋण को 4 धन ही घेर के रखेंगे। तो जितना धन होगा उतना ही ऋण होता है, इसलिए वो उदासीन होते हैं। ये जो रचना है ना, इसी को विन्यास कहते और ओके, बात बता। हैं। और किसी को पूछना है बेटा? सर हो गए सर। हाँ ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। तो बच्चों अभी कल लेक्चर होगा, ओके। और कल से लेक्चर जब शुरू होगा तो जैसे मैं अभी इतने दिन से कर रहा हूँ, तो साथ में और भी 1-2 टीचर आ रहे हैं मैनेज करने के लिए।
तो हो सकता है मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन रहूंगा, 2-3 दिन अलग टीचर रहेंगे, ठीक है। सारी पीपीटी मैंने आपको टेलीग्राम पर भेजी है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर। अभी आज की भी पीपीटी आएगी तो मैं भेज दूंगा। और जो वीडियो है आप यूट्यूब चैनल पर देखते रहो। अभी कल परसों और आज का वीडियो आज यूट्यूब पर जो है भी रिलीज हो जाएगा थोड़ी देर में। जो आपको रिवीजन करना है वापस से देखते रहो, प्रैक्टिस करो। सब लोग अपनी नोटबुक बना लो, जो स्कूल की बुक बनाए उसको कंप्लीट करते रहो। किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठा लो, मैं बात कर सकता हूँ आपसे। कुछ पूछना है तो बात कर सकते हो। सचिन शर्मा दादर। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर आप बोले थे मतलब पहली से लेकर 8वीं तक का लिंक भेजेंगे सर, आप भेजे नहीं सर जूम ऐप का। अरे हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अभी भेज देता हूँ, ठीक है अभी भेज देता हूँ। तो जूम ऐप तो ऑनलाइन लेक्चर होता है ना हिंदी मीडियम का सर। हाँ तो ये जूम का हिंदी मीडियम का ही चालू है ना बेटा। हाँ सर, तो मगर ऑनलाइन होता होगा ना सर, जैसे आप अपना टाइम है। अच्छा वो नवी न न न अच्छा तुमने 7वीं 8वीं का बोला था, 5वीं 6वीं, पहली से 10वीं वाला। हाँ बराबर बराबर, मैं अभी लिंक भेजता हूँ, रुको अभी मैं भूल गया था, मैं अभी भेजता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ इमदादुल्ला बोलो। सर जो आप वापस माइक चालू करो। हाँ माइक चालू कर लो वापस। सर 10वीं का इंग्लिश ग्रामर आप जो पढ़ाए ना वो वीडियो भेजते ना जरा, मतलब अच्छा जो भी मैं पढ़ाए। अभी प्लेलिस्ट भेज देता हूँ, पूरा सब ग्रामर सीख लोगे। मैं अभी ग्रुप में भेज देता हूँ प्लेलिस्ट। हाँ ठीक है। यस सर, जितना भी पढ़ाए उतना। हाँ ठीक है। और किसको कुछ बोलना है तो माइक चालू कर लो। खुद का माइक चालू कर सकते हो, अभी माइक चालू करो, चालू हो जाएगा। हाँ बोलो। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। सर ये जो पढ़ाए हो वो YouTube चैनल पे आप बनाते हो क्या चैनल, उसको जो पढ़ाते हैं आप वो डेली चैनल बनाते हो क्या आप? बेटा ये यूट्यूब चैनल जो अपना बीएमसी का अलग है। अच्छा बीएमसी एजू हिंदी 10 चैनल है, उसपे ये सारे लेक्चर जो जूम पर पढ़ा रहे ये आता है वहां पर। हाँ और मैं जो पढ़ाता हूँ मेरा खुद का चैनल है वो, वहां पर मैं अलग चीज पढ़ाता हूँ, ओके सर। ठीक है हाँ समझे। क्या पूछ रहे हो? अभिषेक कुमार बोलो। इमदादुल्ला बोलो। सर ये जो डेली टॉपिक पढ़ाते हैं सर, तो ये चैनल YouTube पे आता है क्या? हाँ ये जो अपना बीएमसी का ना जो सुबह से 8 बजे से चल रहा है। हाँ हाँ बेटा ये बीएमसी का जो ये टॉपिक सब पढ़ा रहे हैं ना, ये एक चैनल है बीएमसी एजू हिंदी 10। कितने बार तो मैं दिखाया ना, पता है यूट्यूब पर जाओगे तो वो चैनल है। अभी मैं वो लिंक भेज देता हूँ व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में। उस चैनल पर सब वीडियोस ये सब वहां पर आके अपलोड होते हैं। अभी आज का भी शाम तक अपलोड होगा, कल परसों का हुआ है, अभी रिलीज करूंगा सब, ओके ठीक सर। है। उसको सब्सक्राइब हाँ करके रखो सब लोग यूट्यूब चैनल को। बीएमसी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये हिंदी मीडियम का सब सब्जेक्ट आ रहा है जो सर लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ और किसको कुछ पूछना अच्छा है? ठीक है चलो बस। चलो सब लोग बाय। हाँ बोलो। हेलो सर, हम लोग को बोलो निशा। लिंक आया है फर्स्ट से लेके जो 10 तक का जो क्लास चलता है उसका लिंक आया है, पर हाँ आईडी नहीं आ रहा है, उसमें आईडी हाँ वो पूछ रहा है। नहीं वो लिंक क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाओगे, ठीक नहीं है। सर, आईडी मांग रहा है उसमें। भेजो मुझे व्हाट्सएप पर लिंक। सर देखो अभी मोबाइल नहीं है मेरे पास, बाद में मैं आपको शाम को सेंड करती हूँ। हाँ ठीक है चलो चलो। ओके।